लॉकडाउन के करीब 40 दिन हो चुके हैं। जिनके पास घर थे वो घरों में कैद हो गए। जो रोजी रोटी की तलाश में देश भर में भटक रहे थे वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने उसी दिन अपने लाखों हजारों मील दूर अपने गांव जाने की तैयारी कर ली, और कुछ लोग जिन जो रुक गए वो आज भी फंसे हुए हैं। और जो गांव गांव चलने वालों का जो सिलसिला था वो आज भी जारी है। हालांकि कल केंद्र सरकार ने उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाने की बात कही है और ट्रेनें शुरू भी हो गई हैं, और राज्य सरकारों ने उससे पहले ही बसें चलाने की शुरुआत कर दी है। तो क्या अब ये जो लाखों मजदूर हैं जिनके बारे में पहले नहीं सोचा गया, ये चीज 40 दिन पहले भी सोची जा सकी थी लेकिन नहीं सोचा गया, तो क्या अब इनकी स्थिति में बदलाव आएगा जबकि ट्रेन और बसें चल रही हैं? इस बारे में आज हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अब्दुल शबन हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश मिश्रा जी, जो मैनेजिंग एडिटर हैं भारत समाचार चैनल के, और संजय निरुपम जी हैं, जो पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता हैं। आप सबका आज के शो में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निरुपम जी, आप यूपी बिहार के लोगों से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी समस्या है, कुछ अंदाजा है कि कितने लाख लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में अटके हुए हैं और उनको किस हद तक सुविधाएं मिल रही हैं? ठीक है, मुंबई में अगर आप हम कहें कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सिर्फ यूपी बिहार के हैं, ऐसे नहीं है। यूपी है, बिहार है, बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। दक्षिण भारत के कई राज्यों से बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, जैसे तेलुगु लोग रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं, कन्नड़ी लोग रहते हैं, जो ये कारवार साइड के लोग बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं। सब मजदूर हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे वेल ऑफ हैं, बहुत सारे आज भी मजदूरी करते हैं। तो इन सभी लोगों की संख्या अगर आप देखें तो पूरे मुंबई के पॉपुलेशन का लगभग 30-35% हिस्सा यह वर्ग है। और 30-35% में से जो एकदम से माइग्रेंट लेबर जिनके पास अपना राशन कार्ड वगैरह भी नहीं है, जो कह सकते हैं पिछले 5-10 वर्षों में जो मुंबई में आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के कामकाज से जुड़े हुए हैं, जो ज्वेलरी की जो यहाँ पॉलिशिंग का काम खूब बड़े पैमाने पर होता है उसमें है, लेदर की इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल की छोटी छोटी फैक्ट्रियों में है, या फिर आप कैसे बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों में है, इस तरह के जो एमएसएमई के जो कामकाज है वो, तो ये सारे कामकाज से जुड़े लोगों को अगर आप देखें तो लगभग 25 लाख लोग मुंबई में आज अभी भी इस समय हैं, जो बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियों में रहते हैं। एक रूम में 10-10, 12-12, 15-15 लोग रहते हैं, जैसे गड़बे में मुर्गियां रहती है उस तरीके से। तो उनका वो एक बड़ा माइग्रेंट लेबर है जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आप जहां तक संख्या की बात है तो मैं आपको एक बहुत ही हालांकि हालांकि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो या आपको लखनऊ हो या कहीं भी बड़े महानगर हो, वहां पर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास। इन माइग्रेंट लेबर का डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इन माइग्रेंट लेबर्स का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। मैं तो सबसे पहले ये चाहता हूं कि माइग्रेंट लेबर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका डेटाबेस बनना चाहिए। चूंकि डेटा नहीं था इसलिए अरविंद केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे जी हो, इनमें से किसी को पता ही नहीं चला कि कितना बड़ा वर्ग है जिसको केटर करना है लॉकडाउन के दरमियान, खाने के संदर्भ में, उनको गांव पहुंचाने के संदर्भ में। तो एक डेटा है नहीं, फिर भी अंदाजन में बता रहा हूँ 20-25 लाख के आसपास लोग मुंबई में हैं, जिनमें बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से गए हैं, गिरते फिरते मार खाते हुए पैदल गए हैं लोग, कुछ लोग गाड़ियां अरेंज करके गए, कुछ लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब इन सबको गांव जाने देना चाहिए, ये मैं पिछले 1 महीने से मैं डिमांड कर रहा हूं बार बार, जहां जिस जगह मौका मिला बोला कि कुछ जाने दीजिए, रुकिए मत। लेकिन पता नहीं अजीब तरह की जिद दिखे, नहीं इनको रखेंगे, इनको खिलाएंगे। आप खिला ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कि ये लोग कहाँ हैं, कितने हैं, आपके पास कोई एक्सेस नहीं है इस वर्ग के लिए। तो ऐसे में आप जबरदस्ती जिद कर रहे हैं कि इनको हम खिलाएंगे, इनका ख्याल भी रखेंगे। और उन झोपड़पट्टियों में, जिन झोपड़पट्टियों में अब तेजी से इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, उन झोपड़पट्टियों में आपने ऐसे ही लोगों को अनरेगुलेटेड तरीके से रहने दिया, जहां गंदगी है, जहां साफ सफाई नहीं है, एक ही नल पे सब पानी भरते हैं, एक ही टॉयलेट में एक साथ 300-300, 400-400 लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ही नल के नीचे लोग नहाते हैं। तो ऐसे में बीमारी और फैल सकती थी। अब ठीक है, जब काम धाम होता है, लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर आए थे, आज काम धाम बनता, लोग जाने के लिए बेचैन थे अपने गांव में, ताकि गांव में जाकर के खेती वेती का काम किया जाए, वहां पर भी जरूरी था, उनके पास अपने खेत भी है थोड़े बहुत, फिर भी नहीं जाने दिया गया। तो स्थिति भयावह हो चुकी है। अब उनके जाने के लिए सरकार ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दिया है, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ कुछ नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फॉर्म है, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन के पास फॉर्म नहीं। कहा जा रहा है कि हम एक नंबर देंगे, आप वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। एक मास लेवल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू हो और उनको
गांव भेजने का इंतजाम होना चाहिए। अब एक सवाल में एक बात कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात। अब ये है कि भाई अगर इन लोगों को गांव भेजेंगे तो क्या गारंटी है कि ये कोरोना वायरस लेकर के वहां नहीं जा रहे, कोविड-19 लेकर वहां नहीं जा रहे। इसका अपने पास एक सोल्यूशन है। जब आप लोगों को भेजने जाते हैं तब जो एक टेम्परेचर चेक करने का जो एक थर्मोमीटर है उसका इस्तेमाल करिए, उसकी स्क्रीनिंग करिए। और स्क्रीनिंग में किसी के पास भी थोड़ा बहुत भी अगर खांसी सर्दी और बुखार की बात आती है तो उनको होल्ड कर लीजिए, और जिनके पास नहीं है उनको जाने दीजिए। उसी तरह से जब अपने गांव में जाए, जैसे मतलब बिहार जा रहे हैं तो सबको कहाँ भेजेंगे आप? बसों से भेजिए, स्टेट कैपिटल में भेजिए, लखनऊ में भेजिए, आप भेजिए उनको पटना में भेजिए, आप उनको भोपाल में भेजिए, और वहां की राज्य सरकारों की जवाबदारी है कि उनको वहां से डिस्पर्स करें उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जब वो डिस्पर्स करें तो वहां के राज्य सरकारों की जवाबदारी है कि एक बार फिर से स्क्रीनिंग करें। और वहां पर भी अगर कोई इस तरह का स्क्रीनिंग के दरमियान कोविड-19 का कोई पेशेंट दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, या उसमें थोड़ा सा भी कोई एक सिम्टम्स दिखता है, उसको आप होल्ड कर लीजिए स्टेट कैपिटल, उसको क्वारंटाइन करिए। तब जाकर के यहाँ के लोग अपने अपने गांव में भी जाएंगे, गांव का भी काम करेंगे, और कोरोना फैलने से रुक सकता है। संजय जी, बस एक बात ऐड करना चाहूंगी, जो थर्मल स्क्रीनिंग की आप बात कह रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है, क्योंकि 14 दिन जो है वो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। उन 14 दिनों के बाद ही लक्षण दिखेंगे, तो शायद इस स्क्रीनिंग से जो बहुत सारे लोग पकड़ में नहीं भी आएंगे। खैर, ब्रजेश जी, जो निरूपम जी कह रहे हैं, तो आज ही ये खबर आई है कि 7 लोग जो महाराष्ट्र से झांसी होते हुए बस्ती पहुंचे, मतलब ज्यादा लोग पहुंचे, उसमें से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हमने जो यूपी सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 2 नोडल ऑफिसर को रखा था, उन दोनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। बहुत मुश्किलों से उनसे एक आध बार बात हो पाई, कई बार प्रयास, और उनसे आंकड़े भी हमें नहीं मिल पाए कि कितने यूपी के लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो कैसे हम उनके तक मदद पहुंचाएंगे? ट्रेनें या बसें, हम उन्हें कैसे बताएंगे कि आपके लिए ट्रेनें और बसें हैं? और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनको ये कोविड-19 ना हो, जिसकी वजह से उनको 40 दिन से रोका गया था? बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपका इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, मैं कुछ बातें डिटेल में अपनी रखना चाहता हूँ, और ये मैंने अपने इन दिनों के जो अनुभव और जिस तरह की रिपोर्ट्स ग्रामीण क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से मुझ तक पहुंची हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके साथ उसको शेयर करूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में रिवर्स माइग्रेशन का शायद इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, जो कुछ भी हमने 23 मार्च के बाद से लेकर अब तक देखा है। और आपको जान के दुख भी होगा कि आज जब मैं आपके साथ अभी भी बात कर रहा हूँ संजय जी, तो इस वक्त जो झांसी बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, महोबा एक जनपद पड़ता है जहां से मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, और प्रयागराज जहां से रीवा, सतना और नागपुर की बेल्ट में काम करने वाले लोग आते हैं, ये अभी भी पैदल चले आ रहे हैं, और इनकी संख्या हजारों में है। इनका ना तो कोई आंकड़ा है, ना इनकी कोई डिटेल है, ना तो इनकी कोई जांच की गई है, ना इनको कोई बस दी गई, ना इनको कोई ट्रेन दी गई, बस ये चले ही आ रहे हैं। और ये जितनी भारी मुसीबत में है, शायद हम आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। न इनके पास खाना है, न इनके पास रहने का कोई इंतजाम है, अपने फैमिली के साथ हैं, ये पैदल चले आ रहे हैं। तो ये बड़ा रिवर्स माइग्रेशन है, जो हमने आजादी के बाद से शायद हमारी पीढ़ी ने, आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, लेकिन हमारी पीढ़ी ने इसको पहली बार इस तरह का बड़ा माइग्रेशन देखा। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो मजदूरों को और आम आदमी को कितना एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है, ये इसकी एक केस स्टडी है। कि जब आप फैसले ले रहे होते हैं, तो हम जब घरों में कोई सामान्य फैसला लेते हैं या ऑफिसेज में लेते हैं, तो हम उसका ये सोचते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे हम पे, अच्छे या बुरे। तो सरकारों ने जब ये डिसीजन लिया था कि हम कंप्लीट लॉकडाउन में पूरी कंट्री में जाएंगे, तो इस दिशा में सोचना चाहिए था कि ये कंप्लीट लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, 20 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का। लेटेस्ट जो दुनिया में एग्जाम्पल है वो वुहान का है, जहाँ 79 डेज का लॉकडाउन था। तो हमारे यहाँ ये सोचना चाहिए था जब हम पॉलिसी बना रहे थे कि हमारे यहाँ के मजदूर, डेली वेजेस के लोग, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले, फैक्ट्रीज वाले, ये सब बेचारे कहाँ जाएंगे, इनकी फैमिलीज कहाँ जाएंगी। तो इस पर सोचा जाना चाहिए था, क्योंकि ये रिवर्स माइग्रेशन ऐसा होगा, ये शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक तो लोग गांव से शहर जाते थे, शायद ये पहला दुनिया में एग्जाम्पल होगा कि लोग अपना काम धाम छोड़ के गांव वापस जाना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पे जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का रिस्क लेके जाना चाहते हैं। हम आप लोग 4-5 किलोमीटर वॉक करके बड़ा खुश होते हैं, लेकिन आप उनको सोचिए जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई और पुणे से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। आप ये सदी की सबसे बड़ी केस स्टडी है, हमें इस पे बहुत विचार से इस पे स्टडी करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ प्रोफेसर साहब मौजूद है इस कार्यक्रम में, ये कोई सामान्य वक्त नहीं है, ये एक असामान्य वक्त है, और इस पे तो केस स्टडी होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, और इस पर एनालिसिस होना चाहिए।
उनके बीच जाके आप जब बात करते हैं उनसे, तो उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं। मैं संजय जी आपको एक घटनाक्रम बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के साथ। मुंबई से मैं एक युवक काम करता था, वो रहने वाला था श्रावस्ती का। वो मुंबई से पैदल चला, कैन यू बिलीव कि वो 24 मार्च को पैदल चला, और न जाने कितने दिन पैदल चलते 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 वो श्रावस्ती पहुंचा। श्रावस्ती हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है। अपने जब जिले पहुंचा तो वो वहां क्वारंटाइन हो गया। अब आप ये कल्पना करिए कि दर्द और थकान से उस मजदूर की मृत्यु हो गई अपने घर के पास पहुंच के। तो इसकी तकलीफ के कोई अंत नहीं है। तो सरकारों ने ये प्रयास करना चाहिए कि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आम आदमी के हक में बनाएं, उसको हम क्या सुविधा दे सकते हैं इस हक में बनाएं, और ये सोचें कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो हम इनका क्या करेंगे। ये गांव पहुंच रहे हैं, सरकार कह रही है एक महीने 40 दिन बाद कि अब हम साहब ट्रेन चलाएंगे, तो आपने पहले ट्रेन क्यों नहीं चलाई? और अगर क्या आप अपने लोगों को कह रहे थे कि हम लॉकडाउन में आप जहां हैं वहीं रहिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, ये बात सभी चीफ मिनिस्टर ने बोला था, तो आप 40 दिन नहीं रख पाए उनको। आज भी मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागपुर तमाम जगहों से कंप्लेन आ रही है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। मुंबई की चौल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट के लोग रह रहे हैं, हम आप उसको मतलब जानवरों से भी बदतर हालत है उनकी। तो इनको कौन देखेगा? इनको हम ही आप देखेंगे। शासन का काम हम पर रूल करना नहीं है, हमें फैसिलिटेट करना है। तो सरकारों ने वो काम करना चाहिए, वो देखना चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। अब जैसे अभी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तत्काल ये हो रहा है इस वक्त झांसी बॉर्डर, जहां से इंदौर, मुंबई, महाराष्ट्र, इस एरिया के जो बड़े तादाद में जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये हजारों की संख्या में इस बेल्ट से, इस हाईवे से जो मुंबई इंदौर होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, हजारों लोग इस वक्त बॉर्डर पे झांसी पे मौजूद है। इनको क्या कोई दिलासा नहीं दी गई? इनके साथ कोई आश्वासन दिया गया? इनको कुछ रहने की उचित व्यवस्था की जा रही है? शायद नहीं की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि मीडिया इस वक्त कई मोर्चों पे लड़ रहा है। ये काम ने सरकार ने देखना है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि उसको देखें। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो दुनिया का कोई मैकेनिज्म आपको इसकी कोरोना की जांच नहीं कर सकता। मैं इससे असहमत हूं कि इसकी इनकी कोरोना की जांच हो सकती है। अरे भाई, जिनको आपने संदिग्ध पेशेंट मान के क्वारंटाइन किया है, आप उनकी जांच तो कर नहीं रहे हो, तो आप इन मजदूरों की जांच कहां से कर लोगे? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप इनकी जांच कर पाए। ना आपके पास वैसा तंत्र है, ना आपके पास सिस्टम है, ना आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास किट्स है, ना आपके पास उतनी लैब्स हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में, प्रोफेसर साहब, आप किसी को आप टेस्ट कर पाए। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ये लोग गांव जा रहे हैं, तो गांव में क्या करेंगे? क्या हमारे पास उसकी कोई पॉलिसी है? अभी तक नहीं है। ये गांव जाके क्या करें? गांव में साहब कौन सा काम रखा हुआ है? एग्रीकल्चर के अलावा किस गांव में क्या काम है? और अगर इनके पास गांव में रोजगार होता तो ये मुंबई, पुणे, नागपुर, इंदौर या दिल्ली, पंजाब क्यों जाते? नहीं जाते। तो आपने अब गांव में, अब ये एक बार ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कंचन जी, तो ये आप ये मत सोचिए कि आपने स्विच ऑन कर दिया तो ये सब मजदूर वापस अपने काम पे चले जाएंगे और इंदौर, बंबई और दिल्ली पहुंच जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। हम आप भले ही उसको किसी दृष्टिकोण से देखें, लेकिन गांव का आदमी सामाजिक तौर पर बहुत समझदार होता है। राजनीतिक तौर पर होता है नहीं होता ये डिबेटेबल है, पर सामाजिक तौर पर बहुत समझदार होता है। उसको पता है अच्छे से कि व्हाट इज कोरोना और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है और उनका जीवन कैसे बदलने जा रहा है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर पैदल चलकर हजारों मील वो अपने गांव चला गया, क्योंकि उसने पता ही 21 दिन का नहीं, ये बहुत लंबा खींचेगा। हम आप मीडिया वाले भले ही इसे एसेस न कर पाए हो, बट गांव के आदमी ने एसेस कर लिया। इसलिए देखिए कि 24-25 तारीख से एनसीआर में या दूसरी जगहों पे कैसे हालात। तो हमने अब ये विचार करना है कि ये जो वर्कफोर्स गांव पहुंच रही है, हम इसका क्या करें। गांव में सिर्फ एक चीज है साहब, मनरेगा, प्रोफेसर साहब। तो मनरेगा के अलावा आपके पास गांव में क्या है? मनरेगा की अभी जो एग्जिस्टिंग आपके पास पॉलिसी है, वो उसमें कुछ चुनिंदा काम ही कराए जा सकते हैं। तो गांव में कितना काम आप करेंगे? तो आपने पहले तो ये करना है कि हमें मनरेगा की डिफिनीशन को, संजय निरुपम जी, तुरंत बदलनी पड़ेगी और आप पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे आना पड़ेगा। मनरेगा को एक ब्रॉडर शेप देना पड़ेगा हमें, जिसमें हम इन गांव के लोगों को, प्रोफेसर साहब, काम दे पाए, निजी क्षेत्र में जो हमारे कृषक भाई हैं उनको काम दे पाए, और ये जो मजदूर हैं, जैसे इसमें से तमाम लोग हैं जिनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं, तो इनको क्या काम मिलेगा? तो हम इसको किस तरह से ब्रॉडर करें मनरेगा को, यही एक स्कीम है जो लोगों को गांव में बचा सकती है, उन्हें जीवन दे सकती है, उनको खाना दे सकती है और उनके जीवन को चला सकती है।
बाकी रही आपकी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आपका तंत्र ये उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, आई एम सॉरी टू से, बट आपके पास अगर यहाँ रोजगार होता तो ये जाता ही बेचारे क्यों। तो आपने कुछ तत्काल इमीडिएट अपने जो बजटरी एलोकेशंस आपने कर रखे हैं कि साहब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अरे जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये सब क्या करेंगे। तो अभी तो आपने सारा रीएलोकेट करिए, सारे बजटरी एलोकेशंस को चेंज करिए और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे काम करिए। अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू नहीं करेंगे तो ये जो लाखों लोग साउथ से, मुंबई से, दिल्ली से, तमाम फैक्ट्रियों से काम छोड़ के आए हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या खाएंगे। इनके सामने भूखमरी आएगी, भूखमरी से पहले कुपोषण आएगा, 2 टाइम की बजाय इन्हें 1 टाइम खाना खाना पड़ेगा। गांव इनको कितने दिन सस्टेन कर पाएगी, ये हमने सोचना है और इस पे हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और सरकारों ने इस पे बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम लॉकडाउन में, हम कोई तमाशा नहीं चल रहा कि आप हर 2 घंटे में नई पॉलिसी, नई गाइडलाइंस लेकर आ जाते हैं। आपने कंक्रीट चीज लेकर आइए, एक पॉलिसी लेकर आइए, गांव के लोगों को कन्विंस करिए, उन्हें बताइए कि हम साहब क्या करने वाले। अभी तो सब कोई ब्लैंक है, किसी को पता नहीं कि क्या करना है। तो आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करिए। और मैं संजय निरुपम जी की इस बात से सहमत हूं कि आपके पास कोई डेटा नहीं है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन में जाना जितनी जटिल प्रक्रिया है, प्रोफेसर साहब, उससे बाहर निकलना उससे भी जटिल प्रक्रिया है। इट्स रॉकेट साइंस। अगर आपके पास डेटा नहीं है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं है, अच्छी सलाह नहीं है और एक वृहद कार्य योजना नहीं है, तो आप लॉकडाउन से बाहर नहीं आ सकते। आप भूल भुलैया उसी में फंस जाएंगे। और दुनिया के दूसरे देश इसके एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस पे काम किया और लॉकडाउन की बजाय उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुना और अपने कामगारों को, काम करने वालों को, जो लेबर फोर्स है उसको काम दिया। हम भारत में उसको ड्रेन हो रही है, वो इधर उधर जा रही है। अब हम वापस उसको कब इकट्ठा करके लाके फैक्ट्रियों में काम शुरू कर पाएंगे, किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना होता है ना, आपने इस पे काम करना चाहिए। प्रोफेसर शबन, जैसे ब्रजेश जी कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, तो हमारे यहाँ कल ही 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, साथ ही ट्रेन चलाने की भी घोषणा कर दी है और उसी के साथ ही कुछ ही दिन पहले ये भी इंडस्ट्रीज से कह दिया गया कि 50% या 30% अपनी वर्कफोर्स के साथ काम शुरू करें। तो ये तीनों में कोई बातों में कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा है। और उसके अलावा वेयर इज वर्कफोर्स? हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है, वही मेरा क्वेश्चन है कि आप अब ये सब कह रहे हैं और साथ में आप उनको वापस भेजने की भी ट्रेनें चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं और इंडस्ट्री से कह रहे हैं आप काम शुरू करो। तो वर्कफोर्स कहाँ है? और ये जो वर्कफोर्स जो गांव में जाएगी उससे सामाजिक बदलाव किस तरह होगा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कोई साधन नहीं है। इस बार की गेहूं की फसल कट गई है, उनके पास क्या काम होगा नरेगा की बात जैसे ब्रजेश जी ने उठाई, ये सब कैसे है मैनेज होगा? थैंक यू कंचन। कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूं जो संजय जी ने कवर किया, ब्रजेश जी ने भी कवर किया, लेकिन कुछ चीजें जो मैं कहना चाहता हूं जो पॉलिसी से रिलेटेड है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी मैंने ऐसे ड्रास्टिक डिसीजन लिए हैं, किसी दूरदर्शिता से नहीं लिए हुए हैं। आप अगर देखिए डिमोनेटाइजेशन का, दूसरा इस तरह का जो डिसीजन आया जो अभी कोविड से रिलेटेड है, अगर गवर्नमेंट को थोड़ी सी मतलब किसी ने एडवाइस किया होता कि आप जब किसी पॉलिसी को लेते हैं जो नेशनल लेवल की होती है, इवन रीजनल लेवल, अगर फैमिली लेवल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं तो 2-3 चीजों का ख्याल रखते हैं। वो फर्स्ट चीज जो इनकी ये करनी थी कि आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, मीडियम टर्म क्या होगा और किस तरह से लोगों को निकालना है। क्योंकि आपको मालूम है, आपके पास सेंसस का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कंडक्ट कराती है सेंसस का डेटा दिखाता है कि 2001 में 52 मिलियन पीपल वर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, दे माइग्रेटेड, एंड इन 2011 अबाउट 78 मिलियन। और इसमें से अभी अब जो डेटा होना चाहिए था वो करीब 110 मिलियन के आसपास होगा, क्योंकि माइग्रेशन की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि लोगों वहां पे मिले। अब 110 मिलियन व्हिच इज अबाउट 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, आप कैसे मैनेज करोगे इसको? आपको ये सोचना चाहिए था कि जब आपके पास केसेस कम है शॉर्ट टर्म में, इमीडिएटली लोगों को निकाल देना चाहिए था, बोलना चाहिए था आपके 8 दिन का विंडो पीरियड है, आप चले जाइए। अब जब फैल चुका है मुंबई जैसे शहर में, धारावी में, आप कुर्ला में जाइए, आप नागपाड़ा की तरफ जाइए, डोंगरी की तरफ जाइए, जहां पे कंजेस्टेड बस्तियां हैं,
जहाँ पे लोग बहुत बुरी सिचुएशन में रह रहे हैं, चाहे वो शिवाजी नगर का हो, चाहे मानकुट का हो, अब वहां से लोगों को निकालेंगे कैसे? और मुंबई के, जैसे संजय जी ने कहा कि 42% के आसपास जो सेंसस का डेटा 2011 का दिखा रहा है, उसमें स्लम में लोग रह रहे हैं। अब 42%, क्योंकि जो जो वहां की पॉपुलेशन है, करीब 45 लाख लोग जो है स्लम में रह रहे हैं। अब संजय जी ने जैसे कहा, करीब 40 लोग, 35 से 40 लोग जो हैं वो स्लम में रह रहे हैं, जो काफी प्रभावित हो सकते हैं इससे। उनको आपने ब्लॉक कर दिया। ये किस तरह का डिसीजन था? पहला तो ये जो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जितने एडवाइजर हैं, हमको सिंपली क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि आपके पास 4 केसेस थे, इसमें सबको निकाल देना चाहिए था, बाकी सब जब सिटी खाली हो जाती है आप मैनेज करिए। अब सिटी को आप एक तरीके से एक विस्फोटिक अवस्था में लाके रख दिए हैं आप, बंबई जैसे शहर को। तो एक तो ये। दूसरा चीज जो डेटा का इश्यू था, डेटा जो इंडिकेटिव डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, वो चाहे एनएसएसओ का डेटा हो, चाहे सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा हो, और वो डेटा को गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ इसके बाद मैं आता हूं दूसरी चीज पे, जो बात कर रहे थे कि जो माइग्रेट कर रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है। हम लोग, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट से भी कुछ मदद का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे कुछ और दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर के चल रहा है, तो हम लोगों की सिचुएशन को समझ सकते हैं। कितने दिन भर में एसएमएस आते हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास रहने को नहीं है। अब एक एक घरों में, ये जो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का, आई एम नॉट अ क्रिटिक ऑफ हिम टू मच, बट जो उनके, जो जिस तरह से उन्होंने चीजों को पॉलिसी लेवल पे लिया, चाहे वो अगर उन्होंने जब आह्वान किया कि लोग घरों से बाहर आए, कुछ काम करें, तो उन्होंने एक चीज कहा कि आप बालकनी में आइए। आप उन घरों में, आप शहरों का ख्याल नहीं रखे कि जिसमें एक घर में 10-10 लोग, 15-15 लोग भरे पड़े हुए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात पॉसिबल नहीं है। उनको जो लोग कहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो बेसिकली वो क्राउडिंग है। जो आपने किया वो उल्टा हो गया उसका। दूसरी चीज, उनके जो टॉयलेट है, बाथरूम है, पानी जहां से लाते हैं, वो भी बाहर हैं। अभी आज ही सुबह की खबर थी कि कुछ लोग रो रहे थे। 1-2-3 बंगाली माइग्रेंट्स हैं शहर में, उन्होंने फोन किया, वो रो रहे थे कि अब पैसे भी नहीं है, और जब टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट वाले पैसे मांगते हैं। अब सिचुएशन ये है, खाने को नहीं, टॉयलेट के भी नहीं, पैसे पानी के भी नहीं। तो ये सिचुएशन है, और जिसको बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज और थी जो लोग अभी डिमांड उठा रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा मेरा आइडिया डिफर कर रहा है। मैं जो कहूं कि लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए कि शहर में आओ और रजिस्ट्री करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में इमर्ज हो सकती है। आपको दूरदर्शी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट किसी बायस तरीके से किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के साथ डील करनी चाहे, तो उसको पता होगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे हैं, और उसे बहुत केयरफुली हमको सोचना चाहिए। अब जो ब्रजेश जी ने कहा, जो चौथी चीज हमारी है कि लोग गांव में जो जा रहे हैं उनको हम क्या करें, ये इश्यू बहुत बड़ा है। और 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए कि लोगों के जो सर्च है जॉब टाइप, वो लोगों का चेंज हो रहा है। अब जो मनरेगा है वो डिग एंड फिल इकोनॉमी पे बेस्ड है। आप कुछ भी जाइए खोदिए और आपको पैसा मिलेगा, और बहुत कम वेजेस हैं इन कंपैरिजन टू अदर। तो लोग अब वो उस तरह का काम जहां पे हेल्थ आपकी क्राइसिस पैदा कर दे। मनरेगा फॉर मी इज नॉट ए सस्टेनेबल प्रोग्राम फॉर ए गुड पॉलिसी मेजर, इन द सेंस कि ये आपको हेल्थ क्राइसिस में ले जाएगा और लोगों की हड्डियां तोड़ देता है। आपको गांव में कोई, अब किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि जिस तरह से उसको काम करना पड़ता है, उसका हेल्थ प्रॉब्लम, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इसमें इंजरीज हो जाती है। आपको यह सोचना होगा, जैसे ब्रजेश जी भी बात कर रहे थे, संजय जी बात कर रहे थे, गांव में किस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करें। और तब भी मैं कहता हूं, तब भी अर्बन की तरफ माइग्रेशन लॉन्ग रन में रुकेगा नहीं, क्योंकि सिटीज जो होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं एक ब्रॉडर टर्म, ब्राइट लाइट ऑफ द सिटीज। तो ब्राइट लाइट क्या होती है, वहां पे हमें एनोनिमिटी मिलती है कि हम एज ए इंडिविजुअल, आई एम ए प्रोफेसर इन टाटा इंस्टीट्यूट, बट आई कैन गेट लॉस्ट एनीवे एंड नोबडी नोज मी दैट वेयर आई एम, हु आई एम, एंड आई कैन बी व्हाट आई एम। सिमिलरली एक माइग्रेंट भी सोचता है कि वो किसी लोअर कास्ट से या किसी रिलीजियस कम्युनिटी से आ रहा है, कोई उसको पहचाने नहीं। और वो ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली, सारी अच्छाइयां रूरल एरियाज में है, लेकिन वो अच्छाई
रूरल एरियाज में नहीं है, जहां से आपको आपके नाम से, आपकी जात से, आपके रिलीजन से, आपके आई मीन वेरियस अदर वेज पीपल लिंक यू और उस नाम से जाना जाता हो, तो अर्बन की तरफ रहेगा। लेकिन ट्रबल ये हुआ है इस सिचुएशन में, जो कोविड ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, कि जो ब्रिजेश जी से बोल रहे थे कि लोगों को, जो इंडिया के जो भारत के लोग हैं, उनमें सोशल सेंस बहुत स्ट्रांग है कि आप किधर लेके जा रहे हो। और इसीलिए मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि 3 तारीख को खत्म होने वाला है। वो सिंपली बोले कि सर ये खत्म होने वाला नहीं है, ये अक्टूबर तक जाएगा। सिंपल उन्होंने बोला। और पढ़े लिखे लोग नहीं है ज्यादा, वो 5वीं पढ़ के मदरसे में या यहाँ से पढ़ के वहां से आ गए, यहाँ पे कहीं सिलाई कर रहे हैं, कहीं टेलरिंग कर रहे हैं। वो सिंपली बोल रहे हैं कि खत्म होने वाला नहीं है, हमको गवर्नमेंट ने फंसा दिया। हमारे पास जो पैसे थे, अब हुआ क्या इसमें, कह रहे हैं हमारे पास जो पैसे थे वो खा, क्योंकि गवर्नमेंट की मदद तो कहीं से आई नहीं, और बहुत कम जो सोशल वर्कर्स थे, एनजीओ थे, वो लोग पहुंचे इधर उधर से। बहुत कम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली है। ज्यादातर अगर आप खुद ही मेधा पटकर साहिबा से पूछेंगे, उनकी एनजीओ कितना काम कर रही है। कई लोगों को उनके नंबर मैंने दिया, उनके नंबर उनके एनजीओ को दिए, उन्होंने फूड पहुंचाए वहां पे। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर पाती, जैसे संजय जी ने कहा कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये आसानी से आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो पैसा था वो तो खा लिया। अब जब गवर्नमेंट कह रही है जाओ, तो 40 दिन हमको बिठा के खिला दिया, फिर मतलब जो पैसे थे वो सेविंग वो कल गई। अब घर जाकर के करूं क्या, घर तो जान बचा के भागनी है। लेकिन ऐसा हुआ कि अब सिचुएशन ये हुई, और अब जब जाएंगे ना तो 2 साल 3 साल तक नहीं आएंगे। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि अब जब डेटा, क्योंकि हम लोग एकेडमिक से जुड़े हैं, डिस्पैशनेट डेटा का एनालिसिस करते हैं, जो डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो शोज करता है कुछ डेटा कि 1990 में करीब 40% इंडियन इकोनॉमी अर्बन एरिया से होती थी। 1914 के आसपास करीब 65% थी, और आज जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो 70 to 75% जो इंडिया जीडीपी है वो अर्बन एरियाज की है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अगर इस इकोनॉमी में 95% जो इकोनॉमिक सेंसस का डेटा दिखा रहा है, 95% जो लेबर है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, जिसमें से छोटे छोटे हैं, जिसमें से 1 से 4 या 1 से 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो 95% जो इंटरप्राइजेस है उसमें काम कर रहा है। अब अगर मैं अज्यूम करूं, आज जैसे मुंबई जैसे शहर में आधी पॉपुलेशन खाली हुई था, 1/3 लेबर, वो लेबर फोर्स है जो एक्टिव लेबर फोर्स है। अब जो संजय जी से बता रहे थे, अब वो चला गया, तो आप इकोनॉमी को कैसे सेट करोगे? आपका 35% जीडीपी इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। और ये आज नहीं 35%, ये अगले साल भी इसका रिपरकशन होगा। तो अगर इस साल 35% जीडीपी इस वक्त अगर एस्टिमेट करो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द लेबर, अगर आपने सिर्फ यही किया होता, इस चीज को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि 30 to 35% आपकी जीडीपी जाने वाली है, और अगले साल इसका इंपैक्ट 15 to 20% रहेगा जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये थी, अगर आपकी पॉलिसी की दूरदर्शिता आई मीन एक काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होती, आप इसको सोच सकते थे कि आगे होने वाला क्या है, तो आप क्या करते, आप इसको बोलते कि हम लेबर को घर पे छोड़ आए, उसका बैड एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो जब भी हम सिचुएशन नॉर्मल होगा हम उसको ले आएंगे, वो आ जाएगा। लेकिन जैसे ब्रिजेश जी कह रहे हैं, अब इजीली आने वाला वो नहीं है, क्योंकि उसकी जान पे भारी मतलब जान पे आ रही है अब। संजय जी बहुत क्विकली, जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसमें मजदूर काउंट नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि मजदूर काउंट नहीं होते। हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा एक लेबर डिपार्टमेंट है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास, और लेबर के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन ये जो कोविड-19 का जो एक असामान्य किस्म का और असाधारण किस्म का जो संकट आया, उस संकट में ये जो माइग्रेंट लेबर का इश्यू इतना बड़ा रूप ले लेगा, शायद इसकी कल्पना, शायद इसका अंदाजा हमारे जो प्रशासक लोग हैं, जो नियम
नीति नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, उनको अंदाजा नहीं था। तो लेकिन उसका नतीजा ये है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी इसी तरह की दिक्कतें आई थी, इसी तरह के मजदूरों, गरीबों में कि वो लाइन में लगे, पैसे नहीं मिले, मर गए। मतलब हमने तब भी देखा कि ये काउंट नहीं किया गया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैसे सर्वाइव करेगा। देखिए, डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के समय जो हुआ है, दो अलग अलग विषय हैं। डीमोनेटाइजेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सच पूछिए तो। डीमोनेटाइजेशन की तत्काल कोई जरूरत नहीं थी, और मुझे लगता है कि ये जो लोग लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि वो गलत मूव था, और उसका नतीजा सबके ऊपर आया, जीडीपी के ऊपर आया, हम सब भोग रहे हैं, आज भी भोग रहे हैं। लेकिन कोविड-19 का एक फार्मूला था, सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए था। लॉकडाउन एक रास्ता है, मैं मानता हूं, लॉकडाउन एक फार्मूला है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन ही फार्मूला है, मैं ऐसा नहीं मानता। लॉकडाउन के साथ साथ और भी कार्यक्रम चलने चाहिए थे इसको चेक करने का। मेरा ऐसा मानना, लॉकडाउन एक पैसिव अप्रोच है। कोरोना से लड़ने के लिए एक्टिव अप्रोच की आवश्यकता थी, हम एक्टिव नहीं हो पाए। आज भी हमारे पास दवाई नहीं है, जो लोग क्वारंटाइन हैं उनको कोई दवा देकर हम ठीक नहीं कर रहे हैं, वो खुद बखुद ठीक हो जा रहे हैं। जो ठीक हो जा रहे हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, जो मर जा रहे हैं बेचारे मर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। मुंबई में, प्रोफेसर साहब मुंबई में रहते, देखा होगा उन्होंने, प्रारंभ में परेल में, वर्ली में थोड़ा सा हमको दिखा कि फव्वारे मारे जा रहे हैं सैनिटाइज करने के लिए एरिया। बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। मुंबई के गली गली में, हर मोहल्ले में अगर सैनिटाइजेशन होता तो निश्चित तौर पर कोरोना के फैलने से थोड़ा सा रोका जाता। आज हम लोग तमाम बिल्डिंगों में या झोपड़पट्टियों में रहने वाले जो लोग हैं, हमने खुद सैनिटाइजर की बोतलें खरीदी हैं, खुद हाथ धो रहे हैं, हाथ पोंछ रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। तीसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा कोई मेडिकल की जानकारी मेरे पास नहीं है, दवाओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाज बता रहा हूं। जितनी इस तरह की जो वायरस और बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज क्या है? उनका इलाज बुनियादी तौर पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का है। तो चाहे वो आपका बीसीजी का टीका हो या H1N1 हो या तमाम जो बीमारियां होती है, हम उन बीमारियों का इलाज उसको नहीं बोलते, वो एक्चुअली वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, जिससे हम उसको पराजित कर देते हैं, वो जो हमला होता है जो वायरस का। क्या हम इस समय पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्टिव प्रोग्राम चला रहे हैं क्या? क्या हमारा मेडिकल तंत्र एकदम से निकम्मा है, एकदम से नपुंसक है, उसके पास एक भी वैक्सीन नहीं है? ऐसा क्या हम कोई ऐसा वैक्सीन लेकर मुंबई के गली गली में, बिल्डिंग बिल्डिंग में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते, जैसे पल्स पोलियो का हमने किया था? क्या हमारे पास हेल्थ वर्कर्स नहीं है? स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या है क्या, कमी है क्या? भरे पड़े हैं, लाखों की संख्या में पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मी हैं। कम से कम जो रेड जोन हो सकता था, जो जहां खतरे बढ़ सकते थे, वहां पर ये इंतजाम होना चाहिए था। आखिरी बात बोल के मैं खत्म करूंगा, वो ये है, लोग कहते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या होती। मैं एग्री नहीं करता इससे। लॉकडाउन नहीं होता तो लाखों में लोग मर जाते। ये जो एक लॉकडाउन के समर्थन में जो बातें कही जा रही है, मैं इस थोड़ा भी एग्री नहीं करता, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद जो लोग बचे हैं वो अपने प्रताप से बचे हैं, अपनी इम्यूनिटी से बचे, अपने घरों में बंद रह के बचे।